नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दें। बीजेपी आज पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने वाली है। सीएम योगी इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सुबह को 11 बजे यानी कि अब से कुछ देर के बाद पंचायत भवन में सम्मेलन का आगाज होगा। दोपहर 12:30 बजे सीएम का एक और कार्यक्रम है विश्वेश्वरैया सभागार में। इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर विश्वेश्वरैया सभागार में दूसरे कार्यक्रम का आयोजन होगा। लेकिन जो मेन फोकस वाली जानकारी है वो क्या है आपके लिए, वो ये है कि पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री खुद शामिल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर, और अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। तो बेहद खास है ये खबर, क्योंकि बीजेपी किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर हर वर्ग को साधने की कवायद कर रही है, वो कवायद इस खबर में नजर आती है। अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? बीजेपी जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर हर वर्ग को साधने की कवायद कर रही है, वो कवायद इस सम्मेलन में भी नजर आती है। हालांकि सम्मेलनों का सिलसिला थमा नहीं है, बदस्तूर जारी है। बिल्कुल सही कह रही पूजा कि लगातार जो जातीय सम्मेलन है या फिर लगातार चल रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस या फिर बीएसपी या लगातार बीजेपी भी कर रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतर चुके हैं 2022 की तैयारी को लेकर। कल भी कई पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया था और आज भी करीब जिस तरीके से पंचायत भवन में और दूसरा विश्वेश्वरैया हाल में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चीफ गेस्ट होंगे और उनसे रूबरू होंगे। खासकर पूजा अगर बात करें 2022 चुनाव को लेकर, जब कभी चुनावी समीकरण बनता है तो उत्तर प्रदेश में जातिगत जो समीकरण काफी मायने रखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में वोटरों की बात करें तो 52% वोटर ओबीसी में पिछड़ा वर्ग का होता है, तो ऐसे में 43% गैर यादव है। यादव जो वोटर होता है ये माना जाता है समाजवादी पार्टी का उसका बेस वोट है, मुस्लिम उसका बेस वोट है। लेकिन जहां हम 43% पर जाते हैं कि गैर यादव जो वोट है, उसको लेकर लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है। चाहे आपने देखा होगा पिछले कैबिनेट जो मंत्रिमंडल विस्तार में होगा, वो भी इसमें तस्वीर आपको गैर जो पिछड़ा वर्ग की देखने को मिली होगी। और लगातार सरकार कोशिश कर रही है, संगठन कोशिश कर रहा है कि पिछड़ा वर्ग को कहीं न कहीं बीजेपी में उसी प्रकार से शामिल किया जाए जिस तरीके से 2017 में उसका सहयोग मिला था। तो ये कवायद है, लगातार जारी है। हालांकि सभी पार्टियां कर रही हैं। अब देखना ये होगा बीजेपी का ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन 2022 में कितना उस काम करता है, ये फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा। पूजा, सम्मेलन का वोटों में तब्दील हो जाना ये अपने आप में उपलब्धि होती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत अयोध्या से लखनऊ पहुंचे, जहां राजेंद्र नगर स्थित संघ कार्यालय भारती भवन में ठहरे संघ प्रमुख से मुलाकात करने के लिए रात को करीबन 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी की कुछ देर क्षेत्र प्रचारक अनिल जी सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भी बातचीत हुई है। माना यह भी जा रहा है कि अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर सहित आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और सरकार की जनहित की योजनाओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा कोरोना काल में संघ की तर्ज पर ही सरकार और संगठन ने समन्वय बनाते हुए सेवा के अभियान भी चलाए हैं। तो इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर है समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी की आज बूथवार समीक्षा बैठक होगी। सपा की दूसरी चरण की समीक्षा बैठक है, आज से शुरू होगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा इस बैठक में हिस्सा लेंगे। किरणमय नंदा 20 जिलों का दौरा इस समीक्षा बैठक के क्रम में करने वाले हैं। बूथ इंचार्ज और संगठन के लोगों से बात करेंगे। चुनाव लड़ने के लिए आवेदकों और सेक्टर प्रभारियों से भी बात की जाएगी। चलिए, तौकीर किदवई हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर अपनी मजबूती बनाने की लगातार कवायद कर रही है, शायद वो ये बात समझ गई है कि जो उसकी अपोनेंट है वो बूथ पर ध्यान देती है, तो बूथ पर काम करना पड़ेगा।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर चुनाव जीतना है तो बूथ को जरूर मजबूत करना होगा और ये बात सभी राजनीतिक दल समझने लगे हैं। इसी के चलते समाजवादी पार्टी का जो आज ये दूसरा चरण है, उनकी तरफ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नंदा आज एक रैली लेकर निकले हैं, या यूं कहें कि एक यात्रा पर निकले हैं। फिलहाल ये यात्रा सीतापुर से लखीमपुर, वहां से शाहजहांपुर और पीलीभीत होते हुए करीब 20 जिलों का दौरा करेंगे और इस बीच वो करीब हर जिले में 2 दिन का ठहराव है उनका और वहां पर वो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और चुनाव को लेकर रणनीति तय करेंगे। करीब 106 दिन तक इनका ये पूरा कार्यक्रम चलता रहेगा। बिल्कुल, 106 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। लेकिन मैं ये भी सवाल जानना चाहूंगी आपसे तौकीर कि क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की पकड़ उतनी ही मजबूत हो पाएगी जितनी बीजेपी की बूथ स्तर पर है, क्योंकि वो पन्ना प्रमुख तक पर काम करते हैं। देखिए, आप इस पर अगर समीक्षा की जाए तो समाजवादी पार्टी ने हाल फिलहाल ये काम शुरू किया है। चुनाव नजदीक आने के बाद उनके जो अलग अलग विंग है, चाहे वो छात्र सभा हो, चाहे युवजन सभा हो या SC/ST प्रकोष्ठ हो, इसके लोग अब जिलों में जाने लगे हैं, वहां पर लोगों से बातचीत करना शुरू की है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो वो उनका पूरा ये कार्यक्रम एक राज्य में चुनाव जीतने के बाद जैसे ही दूसरे राज्य की तारीख नजदीक आने वाली होती है उसी समय भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 साल उनको लग जाते हैं इसी लेवल पे काम करते हुए। जबकि अन्य पार्टियों की बात करें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, ये जब चुनाव नजदीक आते हैं तब उनको समझ आता है कि ये बूथ लेवल पे काम करना है, तब उनके अलग अलग लोग, अलग अलग नेता इस तरह से कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये परंपरागत है कि उनकी तरफ से लगातार इस तरह की कोशिशें चलती रहती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है और इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अब इस दिशा में बड़े जतन करने जा रही है। प्रदूषण रोकने के उपायों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव RK तिवारी ने NCR सहित सभी बड़े शहरों में वॉर रूम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों का चलना सख्ती से रोका जाए। पराली जलाने की घटना रोकने के लिए स्पष्ट कह दिया गया है कि इस मामले में शिथिलता मिलने पर अफसर जिम्मेदार होंगे। साथ ही अधिकारियों से कहा गया है कि जरूरत हो तो गो आश्रय स्थलों की संख्या बढ़ा दी जाए, लेकिन निराश्रित पशु सड़क पर नहीं दिखने चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपने अभियान को धार देने के मकसद से कांग्रेस 23 अक्टूबर को प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को बाराबंकी की जैदपुर विधानसभा से हरक इंटर कॉलेज में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सोमवार को ही वाराणसी और सहारनपुर से प्रतिज्ञा यात्रा निकलेगी। यूपी मिशन 2022 के तहत कांग्रेस प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 4 प्रतिज्ञा यात्राएं निकालेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष PL पूनिया ने बताया है कि बाराबंकी से शुरू होने वाली यात्रा बुंदेलखंड तक जाएगी। ये यात्रा बाराबंकी में लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन होते हुए झांसी में समाप्त होगी। खराब मौसम के चलते SKM ने 26 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत 22 नवंबर तक के लिए पोस्टपोन कर दी है। SKM ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा, इन्होंने कहा है कि 26 अक्टूबर को किसान आंदोलन को 11 महीने पूरे हो रहे हैं। इस दिन देश भर में किसान धरना प्रदर्शन करेंगे। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को थार गाड़ी से 4 किसानों को और एक पत्रकार को कुचलने की घटना के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आगामी कुछ कार्यक्रम जारी किए थे। इनमें 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत होनी थी, लेकिन फिलहाल इसको संयुक्त किसान मोर्चा ने टाल दिया है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा एक्शन लेते हुए योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंशन क्यों हुआ है वो समझिए। लंबे समय से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बातें कही जा रही थी। हाल ही में योगेंद्र यादव मृतक बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने पहुंच गए। उस मुलाकात के बाद से ही योगेंद्र का किसानों की ओर से विरोध हो रहा था। अब जानकारी जो मिल रही है वो आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा की लखीमपुर हिंसा के दौरान मौत हुई थी। उस घटना के बाद से योगेंद्र यादव उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। अपनी संवेदना व्यक्त की उन्होंने सोशल मीडिया पर उस मुलाकात की तस्वीरें भी साझा करी थी, जिस पर एक्शन संयुक्त किसान मोर्चा ने लिया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा प्रयागराज पहुंची है। इससे पहले शहर में प्रवेश करने पर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। तो वहीं
मजीदिया इस्लामिक इंटर कॉलेज में जनसभा हुई। इस दौरान शिवपाल यादव ने सूबे की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, प्रदेश में गुंडों और माफियाओं का राज है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है। तो किसानों पर अत्याचार हो रहा है, ये कहते नजर आए हैं शिवपाल यादव। देर रात प्रयागराज पहुंचे थे और आज ये पूरा परिवर्तन रथ जो है वो पूरे जिले में चक्कर लगाएगा। वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश होगी, कन्विंस करने की कोशिश होगी। तो ये शिवपाल यादव का रथ था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा के पिनाहट क्षेत्र में तालाब का पानी सड़क तक भरा होने की वजह से तेज रफ्तार स्कूल बस तालाब में जा घुसी, जिसके बाद आनन फानन में ग्रामीणों ने बस में सवार स्कूली बच्चों को रेस्क्यू किया और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुख होगा देवभूमि का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी का आज चमोली और पौड़ी का दौरा है। चमोली में लापता लोगों के परिजनों से मुलाकात सीएम खुद करेंगे। अधिकारियों के साथ धामी की बैठक होगी। आपदा के कारण जितना भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा। हालांकि जो पड़ोसी राज्य हैं वो मदद के लिए उत्तराखंड के आगे आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असेसमेंट करना, वही समीक्षा जिसके बिना पर आगे का जो कदम है वो तय किया जाए। तो इस बीच एक और बड़ी खबर है। हरीश रावत का नैनीताल भीमताल में दौरा है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे हरीश रावत। कांग्रेस ने 5 लोगों की समिति बनाई है। समिति के सदस्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी। नैनीताल से कांग्रेस ने 5 लोगों की समिति बनाई है जो आपदा प्रभावित तमाम क्षेत्रों का दौरा करेगी, रुख करेगी, जानेगी कि ग्राउंड जीरो पर कितना नुकसान हुआ। अभी हाल ही में हरीश रावत ने राहुल गांधी से ये अपील करी थी कि उनको जो पंजाब में जिम्मेदारी दी गई है उस पंजाब की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत वहापू की स्थिति महसूस कर रहा हूं कि मेरा जो गृह राज्य है वहां पर इस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं कि मुझे वहां पर प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, लेकिन मैं रह नहीं पा रहा हूं। अब उनकी समस्या को समझते हुए राहुल गांधी ने इस समस्या का निराकरण किया और 5 सदस्यीय समिति का गठन भी हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड में अब 4 धाम यात्रा सुचारू हो गई है। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच भी रहे। मौसम साफ होने के बाद अब धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में बारिश के बाद मलबा आने की वजह से टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 241 मार्ग अभी भी ऐसे हैं जो बंद हैं। राज्य में आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक अल्मोड़ा में 1 राज्य मार्ग सहित 11 ग्रामीण मार्ग बंद है। अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अजीत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई ग्राउंड जीरो पर उतर रहा है और पीड़ितों का हाल जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि मैं बार बार यही सवाल इस वजह से पूछती हूँ क्योंकि रिमोट एरियाज जो हैं जहां तक मदद पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, वहां तक मदद कैसे पहुंचाई जाए, ये सवाल सत्ता पक्ष के लिए भी है और विपक्ष को भी ये सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो रिमोट एरियाज यहाँ पर ज्यादा है और जो भी दुर्घटनाएं यहाँ पर हुई है, आपदाग्रस्त जो इलाके हैं वो ज्यादातर ऐसे ही हैं जहाँ पर पहुंचना या रसद सामग्री पहुंचाना एक कड़ी मुश्किल साबित हो रहा है। हालांकि शासन प्रशासन ने तमाम एहतियात बरतते हुए पहले ही काफी चीजों की व्यवस्था यहाँ पर की थी और खुद जब आपदा के बाद मुख्यमंत्री मैदान में उतरे तो अधिकारियों को भी सीधे तौर पर मैदान में उतरना पड़ा और सरकार के साथ साथ अब विपक्ष भी मैदान में उतरकर जनता के बीच जा रहा है, सहानुभूति प्रकट कर रहा है और जिस भी तरह की मदद हो सकती है तो विपक्ष भी करने का दावा जरूर कर रहा है। लेकिन यह मुद्दा किस तरह का होगा, यह दिखने वाली बात होगी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही दिन से लगातार आपदा पीड़ितों के बीच में है। नैनीताल जनपद पे जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर उन्होंने नाइट स्टे किया, देर रात तक वो आपदा पीड़ितों के बीच रहे। अगले दिन वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में ट्रैक्टर पर और पैदल घूमते हुए भी नजर आए थे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब खुद आपदा पीड़ितों के बीच में है तो ऐसे में अधिकारी भी तय समय पर और तय सामग्री लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। किसी भी तरह की ढिलाई यहाँ पर ना हो, इसके सख्त निर्देश मुख्य
मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। और बीते रोज खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब हवाई निरीक्षण किया, उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने साफ कहा है कि केंद्र सरकार की एक टीम आएगी, स्थलीय निरीक्षण करेगी, कितना नुकसान उत्तराखंड प्रदेश को हुआ है और इसके एवज में क्या कुछ केंद्र से उत्तराखंड को दिया जा सकता है, इसकी भी वो प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार करने का काम करेगी। वहीं एक बड़ी बात यह है कि आज से विपक्ष का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया समेत 3 वरिष्ठ नेता और हैं, ये भी आपदा पीड़ितों के बीच जाने का काम करेंगे और उनके साथ सीधा संवाद करेंगे। और बाद में 3 दिनों का जो ये दौरा होगा, उसके बाद एक सरकार को ज्ञापन देने का काम होगा कि वो किस तरह से आम जनता की मदद कर सकती है। तो कुल मिलाकर पक्ष विपक्ष सभी की कोशिश यह है कि प्रदेश में जो 17, 18, 19 तारीख को जो भीषण बरसात हुई है, काफी नुकसान हुआ है, उसको लेकर जनता की जितनी मदद की जा सके वो करने के लिए सभी तैयार हैं। ठीक है, योगेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेश, अभी मौजूदा हालात क्या कहते हैं? ग्राउंड जीरो के लोगों को कितनी राहत मिल पा रही है, कितने रास्ते खुले हैं अभी तक और कितना रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है? योगेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए, योगेश से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के रामनगर बैराज से छोड़े गए 1,46,000 क्यूसेक पानी ने रामपुर जिले में कहर ढाया हुआ है। 55 गांवों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बचाव के लिए एसडीआरएफ की 2 और पीएसी की 1 टीम रामपुर पहुंची, जहां बाढ़ में फंसे लोगों को राहत के लिए प्रशासन ने। रामपुर इस वक्त चारों तरफ से बाढ़ की मार झेल रहा है। रामपुर से 3 नदियां होकर गुजरती हैं। कोसी नदी, रामगंगा नदी और भाखड़ा नदी। ये तीनों ही नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इनके आसपास जितने भी गांव हैं, सब बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके कारण से कोसी नदी के किनारे सभी गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इसके अलावा रामगंगा नदी में भी पानी का बहाव काफी है। कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिससे कि आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ों की बारिश के बाद रामनगर बैराज से छोड़े गए पानी से रामपुर में कोसी, पीलाखार, धौरी और भाखड़ा नदियां उफान पर हैं। सर्वाधिक कहर कोसी बरपा रही है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कोसी का पानी आ जाने के कारण रामपुर मुरादाबाद के बीच बुधवार को 5 घंटे वाहनों की आवाजाही बंद रही। यही नहीं, रामपुर मुरादाबाद के रेलवे ट्रैक को खतरे में देख सुबह 11 बजे से शाम 6:30 बजे तक ट्रेनों की आवाजाही भी बंद रखी गई। हाईवे के ट्रैफिक और ट्रेन को बदले हुए मार्गों से चलाया जा रहा है। वहीं गांव निवासी बुजुर्ग रियासत अली रोते हुए अपनी बाढ़ की दास्तां बताते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि घरों में इतना पानी घुस गया है कि उन्होंने आज तक अपने होश में भी कभी इतना पानी नहीं देखा। सैलाब का पानी घर में घुस गया। इतना पानी मैंने अपनी होश में अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। मेरे बच्चों की शादी का सब बह गया। कोई दहेज नहीं बचा, घर में कोई चीज नहीं बची है, खाने पीने का कोई रास्ता नहीं बचा। रामपुर जिला प्रशासन ने बताया कि जनपद के 150 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें से कई गांवों का जिला मुख्यालय से भी संपर्क कट चुका है। एसडीआरएफ और पीएसए की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। लोगों को भोजन के साथ साथ उनके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की जा रही है। क्षेत्र में लगभग 55 गांव ऐसे हैं जिसमें पानी जलभराव की बाढ़ की संभावनाएं बनी और स्थितियां बनी। शहर में भी जो हमारा घाटमपुर वाला एरिया है, वहां पे जो कोसी नदी के किनारे का एरिया है, वहां पे भी रात्रि में काफी पानी बढ़ गया था। हमने 4 टीमें इसमें गोताखोरों की बुलाई। इसमें 3 टीम एसडीआरएफ की है और 1 टीम हमारी पीएसी की है। अभी मेरी एडीजी पीएसी साहब से भी बात हुई है। हमने और उनसे पीएसी की टीम भेजने की मांग की है और एसडीआरएफ की टीम के माध्यम से रात से ही हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा, रात्रि में भी पूरी रात हमारी पूरी तहसील प्रशासन की टीम एसडीआरएफ की टीम के साथ में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रही है। हमने निर्देश दिए हैं कि हर गांव पंचायत में, हर तहसील में जहां पे लोगों को अगर रेस्क्यू सेंटर की आवश्यकता पड़ती है तो रेस्क्यू सेंटर चला के हमारे एसडीएफ लोगों को वहां पहुंचाएं। फिलहाल जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। सभी अधिकारी बाढ़ पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। वहां से लोगों और उनके पशुओं को एनडीआरएफ की टीम निकालकर सुरक्षित स्थान पर लेकर जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।